हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बच्चों, आज हम कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ आपको अच्छे से समझ आएगा, उसके लिए आपको चार्जेस के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको चार्जेस के बारे में थोड़ा बेसिक नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए जीएस फिजिक्स इंट्रोडक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, या फिर चैप्टर का नाम टाइप करिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। अब बच्चों, चार्ज के बारे में हमने टोटली डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। अब हम कूलम्स लॉ किस तरह से वर्क करता है और कूलम्स लॉ क्यों ज़रूरी है समझना, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले तो थोड़ी लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। पहले हम कूलम्स लॉ समझ लेते हैं एक बार, फिर उसकी लिमिटेशंस लिखते हैं, उसकी लिमिटेशन समझते हैं। चैप्टर का नाम हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन होगा। पहले एक बार हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में समझ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाला फोर्स वो कूलम्स लॉ डिफाइन करता है। तो बच्चों, कूलम्स ने क्या किया कि 1785 में फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स अगस्तिन कूलम ने स्फीयर्स लेके एक्सपेरिमेंट किया। ओके, स्फीयर्स लेके एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो तरीके के लगते हैं। लास्ट टाइम हमने प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड के एक्सपेरिमेंट से पता किया था कि अट्रैक्शन होता है, और दोनों ग्लास रॉड या प्लास्टिक दोनों रॉड लेंगे तो रिपल्सन होगा। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम अभी करने जा रहे हैं स्टार्ट हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमारे दो फॉर्म में होंगे क्योंकि बात फोर्स की है, और जैसे कि हमें पता है कि फोर्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है सर। लेकिन अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मैग्नीट्यूड वाले तो हम उसको स्केलर फॉर्म में यूज करेंगे, या डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। तो फिलहाल हम अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम उसको लर्न कर रहे हैं स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कूलम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अगर कोई बड़ा सा स्फीयर होगा तो भी हम उसको पॉइंट चार्ज ही कंसीडर करेंगे। एक आपको चीज बताता हूं कि मान लो दो बिल्ली हैं, कैट। अगर दोनों कैट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो कैट है उनकी स्किन फर मटेरियल होता है, फर। ओके, तो उनके ऊपर एक्सेस चार्ज पॉजिटिव होता है। तो दोनों कैट के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो मेजर करना होगा हमें। अगर करना हो तो हम यही चीज यूज करेंगे, कूलम्स लॉ। तो हमें क्या करना होगा, दोनों कैट को, दोनों बिल्लियों को हमें पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा कि बिल्ली ए जो है वो एक पॉइंट है और दूसरी जो बिल्ली है वो भी पॉइंट है। दोनों को पॉइंट कंसिडर करके फिर हम उसका फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, जो कूलम ने जो दो पॉइंट लिए थे, ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, या फिर हमें यदि किसी भी बॉडी के लिए लगाना है ये लॉ तो हम उसको पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेंगे फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अब इसका थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ टॉपिक को, और उसको मिटा के मैं यहाँ क्या करता हूँ उसका स्टेटमेंट लिखूंगा, तो आपको अगर बोर्ड के लिए उसकी रिक्वायरमेंट आती है तो भी उसको हम डिस्कस कर पाएंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो टू चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा है Q1 और दूसरा चार्ज हमारा है Q2। ये दोनों स्फीयर हैं, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ये उनके सेंटर में डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है। अब अभी मान लो दोनों की जो दूरी है वो हमने तय की है R। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R डिस्टेंस पे दो हमने स्फीयर लिए हैं। एक और चीज आपको डिफाइन करता हूं जो आपको पता ही होगा कि मान लो ये दोनों स्फीयर हैं, अगर मैं उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बोलूं
तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से लगेंगे, सेंटर से सेंटर की तरफ Fg ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ भी Fg लगेगा। क्यों एक दूसरे की तरफ लगेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव टाइप ही होता है, ठीक है, वो हमें पता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों टाइप के होते हैं। हमने जब कंक्लूजन लिखा था कल, तो कंक्लूजन में बताया था कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। याद आया ना? यस, वही चीज हमें यहाँ पे यूज करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप ही होगा। लेकिन मान लो अगर हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रहा, ओके, अगर हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रहा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहा, तो एक दूसरे की तरफ लगेगा फोर्स, और अगर दोनों प्रोटॉन रहें तो अपोजिट लगेगा फोर्स। इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, एक दूसरे से अपोजिट लगेगा। अगर दोनों प्लस रहें तो एक प्लस एक माइनस रहा तो फोर्स हमारे अट्रैक्टिव टाइप के होंगे। तो ये बात आपके दिमाग में बिठा देनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों तरह के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव ही होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव तो होगा ही, लेकिन रिपल्सन भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ चार्ज, हमारा चार्ज का टाइप कैसा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो लाइंस है वो भी मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा हम आगे का डिस्कशन करेंगे उसमें और लाइंस मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो कूलम ने स्टडी के ऊपर से ये पता किया कि दोनों जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मान लो हम दोनों को कंबाइन कर लें, अगर हम दोनों को कंबाइन कर लें तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारा हो जाएगा। और अगर हमें दोनों को बैलेंस करना हो, फिजिक्स में पता है कि हमें दोनों को बैलेंस करना हो प्रोपोर्शनल लिख के, तो कांस्टेंट पुट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अपना एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो है ही, लेकिन उसका नाम क्या है? तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर कूलम ने इतनी मेहनत करी थी तो उनके ऑनर में उसको कूलम्बियन कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम या वॉट एवर डिस्टेंस बता रखा हो आपको, तो आप डायरेक्टली इसको यूज करके डिराइव कर सकते हो। ओके, अब बच्चों अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two stationary charges is directly proportional to magnitude of, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ both charges and दोनों के बीच का जो स्क्वायर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फोर्स लगेगा ना, दैट इज लाइन जॉइनिंग ऑफ बोथ चार्जेस, इट एक्ट्स along the line joining of two charges। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कि जो फोर्स लग रहा है ना दोनों के बीच में, तो अगर मैं दोनों पॉजिटिव चार्ज को नजदीक लाऊं तो इधर या इधर रिपेल नहीं करेगा, इधर या इधर नहीं करेगा, वो रिपल्सन करेगा एग्जैक्टली इस लाइन जो ज्वाइन कर रही है उनके
अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अट्रैक्शन हुआ तो सीधा हेड ऑन कोलिजन जो बोलते हैं ना, उसी तरीके से करेगा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स की तरह। 11th में जो हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है सेंट्रल फोर्स, उसी तरह से ये भी सेंटर से लगेगा। यानी दो रिपल्सन करेंगे तो भी सेंटर से सेंटर रिपल्सन करेंगे, एक इधर का एक इधर का, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सेंटर से रिपल्सन करेंगे, और अगर अट्रैक्शन किया तो भी सेंटर से अट्रैक्शन करेंगे। इसीलिए ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो अलोंग द लाइन ही लगता है, इधर उधर कहीं नहीं लगेगा। ओके, अलोंग द लाइन ही लगेगा। जिस तरह से आप पढ़ने बैठते हो तो आपको फोकस रखना पड़ता है अलोंग द टीचर, अलोंग द बोर्ड्स, उसी लाइन पे, इधर उधर हम नहीं कर सकते। उसी तरह से ये फोर्स भी इधर उधर नहीं लगेगा, वो एकदम इसी लाइन पे लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। ओके, अब बच्चों थोड़ी और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर ये जो k है दैट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। मैं कूलम्स कांस्टेंट लिख देता हूं, कूलम्बियन कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको। अब अगर मुझे उसका यूनिट निकालना है, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला भी हमारी कंपिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो अगर मैं उसको सब्जेक्ट बना लूँ तो F(r²) हमारे ऊपर आ जाएंगे, Q1 Q2 नीचे चले जाएंगे। तो फोर्स का यूनिट आएगा न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, कूलम 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 स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा डायमेंशनल ये हमारा यूनिट आ गया k का, ऐसा यूनिट। बच्चों इसकी जो वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल किया गया था कूलम के अकॉर्डिंग, तो वो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू निकल के आई थी 8.9 समथिंग, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके करेंगे 9×10⁹, और उसका जो ऐसा यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या हमें मिलेगा, तो न्यूटन का जो आएगा वो आएगा m1L1T-2। अगर हमने 11 में सीखा, अगर कोई भूल गया हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, F = ma, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास यानी m1, मीटर यानी लेंथ L1, टाइम समय का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर यानी T2। अगर T2 ऊपर आएगा तो m1L1T-2। हाँ सर, याद आया तो हमने यहाँ लिख दिया m1L1T-2। मीटर स्क्वायर तो L2। वापस कूलम स्क्वायर, कूलम का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी डायरेक्ट लिखूंगा A2T2, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है, इसको हमने मिटा दिया। अब हम इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं k का यूनिट। तो देखो m1, l वाले कितने हैं, L1 L2, l वाले हैं L3 हो गया। ये T2 ऊपर आएगा तो पहले से -2 तो है, एक और -2 जुड़ेगा तो वो हो जाएगा T⁻⁴। और ये A2 अगर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा A⁻²। तो ये निकल गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। आपको सारे यूनिट्स और डायमेंशन फॉर्मूला अलग से लिखने हैं, क्योंकि अभी JEE में और नीट में हमें पता है मैच बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, मैच 1 मैच, ओके। तो एक मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 आता है, तो उसमें मैच करना रहता है कॉलम में, कॉलम 1 कॉलम 2, तो उसमें भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसका यूनिट हो गया, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो डायरेक्टली हम इसको यूज़ कर पाएंगे। ओके बच्चों, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि अगर k की और मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूं तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, k = 1/4πε0। ओके, अब ये जो है दैट इज अ ग्रीक अल्फाबेट, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन ग्रीक अल्फाबेट है। ओके, एक्चुअली जो ग्रीक अल्फाबेट है एप्सिलॉन, वो क्या डिफाइन करता है, तो उसको हम बोलेंगे हियर एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड वैक्यूम परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या चीज है उसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो परमिटिविटी है वो क्या डिफाइन करती है, परमिटिविटी ऑफर्स opposition टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अभी हमने जो केस लिया है दोनों के बीच में एयर ली है,
ओके, तो एयर के लिए फोर्स कुछ और लग रहा होगा। अगर मैं इनके बीच में पानी डाल देता हूँ, पानी यानी दूसरा मीडियम हो गया, ठीक है, अगर पानी आ जाता है तो पानी की परमिटिविटी कुछ अलग होगी। वो हम एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको, लेकिन आपको याद रखना है कि एयर की परमिटिविटी अलग होगी, पानी की परमिटिविटी कुछ अलग होगी, तो फोर्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वापस यहाँ पे। आपको भी इतना समझना है कि परमिटिविटी क्या चीज़ है, तो इट ऑफर्स अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करना चाहती है, फोर्स को रिड्यूस करना चाहती है, ठीक है। एक बात और हम बोल सकते हैं कि परमिटिविटी यानी कि वो कितना अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोड्यूस करेगी जो उसका अपोजिशन कर सके। ओके, जिस तरह से मैग्नेट क्या करता है, अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर रखता है, उसी तरीके से ये अपनी अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रखता है, अपनी खुद की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रखता है। तो वो अपोज करेगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको, वो फोर्स को कम करना चाहेगा। ये पूरा मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूँ यहाँ किस तरह से होगा। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि एप्सिलॉन जीरो हमारा क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मैं इसको मिटाऊँ तो भी आपके पास ये डेटा रहे। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या रहेगा, तो वैक्यूम परमिटिविटी। एप्सिलॉन अगर मैं लिखूं तो वो क्या रहेगा, मीडियम परमिटिविटी, मीडियम परमिटिविटी। ओके, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद एप्सिलॉन आर में लिखूं तो उसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारा हो जाएगा। तो ये तीनों का रिलेशन भी है, वो भी हम यहां समझेंगे। लेकिन आपको भी इतना याद रखना है कि सिर्फ अगर एप्सिलॉन नॉट हो तो वो हमारा होगा वैक्यूम परमिटिविटी। जब वैक्यूम हो गया, एयर होगी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट वाला। मीडियम अगर कोई हमने रख दिया, कैरोसिन मीडियम हो या वाटर मीडियम हो या कोई ग्लास मीडियम हो, तो ये वाला सिंबल हम रखेंगे। और अगर दोनों का रेफरेंस में अगर लेंगे रिलेटिव, ओके, देखो ये रिलेटिव का फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन आर। रिलेटिव क्या आएगी, तो मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी, दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो उसको हम डिफाइन कर पाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही बोला जाता है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये कूलम कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट पूरा डिफरेंट है, याद रखना, ठीक है। तो ये के को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सर ये डाई इलेक्ट्रिक क्या चीज है, तो डाई इलेक्ट्रिक जो है वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, उनका एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस वो कितना प्रोवाइड करते हैं, उनकी एक वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो अभी आपको परमिटिविटी समझ आ गई होगी, आई होप। परमिटिविटी बस कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर रखती है और वो फोर्स को अपोज करती है, फोर्स की वैल्यू को डाउन करती है। डाउन क्यों करती है वो भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, अगर यही फॉर्मूला हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें, ये जो हमारा फोर्स है वो एयर में है, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको बात करूं थोड़ी और, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मैं यहां लिखता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैक्यूम की वैल्यू होगी, वैक्यूम, तो वैक्यूम में उसकी वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एयर मीडियम ले लिया तो वो भी 1 ही आएगी, लेकिन थोड़ी सी हल्की सी ज्यादा होगी, 1.00054, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की तकरीबन 80 के आसपास चली जाएगी। यानी अगर इन दोनों चार्ज के बीच में पानी ले आता हूं, ठीक है, तो वो पहले जो फोर्स लग रहा होगा उससे फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है उसकी जो परमिटिविटी है वो क्या करेगी, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगी, उसकी वैल्यू को डाउन कर देगी। समझ आया? और अच्छे से समझ आएगा, एक बार हम थोड़ी उसकी वैल्यू वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो पहले तो अगर मैं ये के की जगह पे 1/4πε0 लिखूं तो यही फॉर्मूला हमारा इस तरह से हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0, बाकी के जो है Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, एयर में, फोर्स इन एयर, ठीक है। या आप ऐसा बोल सकते हो वैक्यूम, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वैक्यूम में ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब बच्चों एप्सिलॉन नॉट की जो डेटा है वो हम लिख लेते हैं थोड़े। अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाऊँ, के को नीचे ले आता हूँ, तो 4 पाई के 4 इंटू 3.14 9 10⁻⁹। अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए तो हमें वैल्यू मिलेगी 8.854 10⁻⁻12। अब देखो एप्सिलॉन जीरो और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो के अगर नीचे ले आए तो उसका उल्टा यूनिट आएगा एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखें तो इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से हमने इसका डिराइव किया उस तरह से इसका भी कर सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो का मिल जाएगा। तो एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m-1 l-3 t⁴ a⁴2। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और बच्चों एक चीज़ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा कि ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट का, वो JEE मेंस 2013 में आ चुका है, ठीक है। मेंस एग्जाम में JEE मेन में ये आ चुका है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। इसीलिए मैं आपको जितनी भी क्वांटिटी आएगी सबके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताना भूलूंगा नहीं, बिकॉज इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको अगर ये नोट करना हो तो कर लो। मैं ये मिटा के क्या कर रहा हूँ कि अगर दो मीडियम अलग अलग हो, ठीक है, तो उनका रेशियो अगर हम लें वैक्यूम का और मीडियम का, तो कितना फोर्स हो जाता है, उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज होती है, वो फैक्टर हम यहाँ पे निकालते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं ये जो है ये मिटा दे रहा हूँ, ये डेटा भी अभी हमारे रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो अपनी फॉर्मूला है वो मैं इधर लिखूंगा। फोर्स हमारा लगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r²। इसको हम अपना इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे की डिस्कशन करते हैं। अब देखो, इफ एनी मीडियम इज इंट्रोड्यूस बिटवीन, इंट्रोड्यूस की स्पेलिंग गलत हो गई, इंट्रोड्यूस बिटवीन टू चार्जेस। अब दो चार्जेस के बीच में मान लो हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करा, तो हम लिखेंगे फोर्स बिटवीन मीडियम। चार तो वही है लेकिन मीडियम हमने चेंज कर दिया, पहले एयर हुआ करती थी, मान लो अब हमने दूसरा कोई मीडियम ले लिया, वाटर हो सकता है, कैरोसिन हो सकता है, ऑयल दूसरा कोई हो सकता है, ठीक है। तो Fm इज इक्वल टू Q1 Q2, क्या चेंज होगा, उसकी परमिटिविटी, रेजिस्टेंस, उसका प्रोवाइड करने की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। हमें तो इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो हम क्या कर लेंगे, उन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 2 2 3, तो पहले मैं लिखूंगा ऊपर 2 F अपॉन Fm इज इक्वल टू Q1 Q2, चार्ज तो वही रखे हैं, चार्ज को तो हमने रिप्लेस ही नहीं करा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² डिवाइड बाई Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r²। Q1 Q2 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई भी कैंसिल, डिस्टेंस भी उतना ही है, दूरी तो हमने चेंज ही कहाँ की है, वही है जो थी वो, ठीक है। तो अब हमारा जो बचा वो मैं लिखता हूँ F बाई Fm इज इक्वल टू 1 अपन एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइड बाई 1 अपन एप्सिलॉन। ओके, ये हमारा ऊपर, ये हमारा नीचे, तो ऊपर नीचे करने के बाद F अपन Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ओके, अब आप देखो यहाँ पे देखने को पता चला कि एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन 0 हमारा क्या है, एप्सिलॉन r। तो ये हमारी रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ एप्सिलॉन r। इसलिए मैंने आपको बता दिया इनका रिलेशन बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमें चैप्टर 2 में कैपेसिटर्स हम पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर्स के लिए भी ये रिलेशन काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके ऊपर से क्वेश्चन भी आए हैं कंपेटिटिव में। Fm को अगर मैं ऊपर ले लेता हूँ, Fm इज इक्वल टू F अपन एप्सिलॉन r, और एप्सिलॉन r हमारा क्या है,
एप्सिलॉन आर हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया हमें, वापस हाईलाइट कर रहा हूं, एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई के। एफ हमारा क्या है, जब हमारा वैक्यूम था उनके बीच में जो फोर्स लग रहा था चार्जेस के बीच में वो है, और मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद जो फोर्स लगा वो एफ एम है, और के हमारा क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मैं आपको समझाता हूं, मान लो कि Q1 और Q2 चार्ज की कुछ दूरी है, ओके, उसको हमने एयर में रखा हुआ है, तब हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है 160 न्यूटन, ठीक है, 160 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब मैंने दोनों के बीच में पानी ले आया, वाटर, हमने उनके बीच में वाटर मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। वाटर मीडियम इंट्रोड्यूस करने के बाद वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये रहा 80, ठीक है, तो 80। अब आपको अगर एफ एम निकालना हो तो एफ बाई के, तो आपको ये याद रखना कि के फैक्टर से रिड्यूस होगा, जो वैल्यू उसकी रिड्यूस होगी वो के फैक्टर से रिड्यूस होगी। तो 160 डिवाइड बाई 80, तो यहां पे आ गया 2। तो बच्चों आप सोचो कि जो फोर्स पहले 160 न्यूटन लग रहा था वो कम होके सीधा 2 न्यूटन हो गया, यानी पानी क्या कर रहा है, उसकी जो पहले जो फोर्स लग रही थी उसको कम करके सिर्फ 2 न्यूटन कर दिया, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक वाला मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे पहले जो फोर्स लग रही होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिड्यूस होगी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको टॉपिक समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन करिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो मैं डेफिनेटली उस पर हम वर्क करूँगा और इम्प्रूवमेंट करूँगा, ठीक है। बाकी ये टॉपिक मैंने आपको पूरे एक्सप्लेन करने की ट्राई करी है, तो इस तरह से आपको आइडिया होगा कि परमिटिविटी का रोल क्या है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि परमिटिविटी क्या चीज़ है और वो किस तरह से हेल्प करती है, या किस तरह से न्यूमेरिकल में मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल में उसको यूज़ कर सकते हैं। और बेटर रहेगा मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाऊं जो जेडब्ल्यू में आ चुका है। बच्चों ये चीज़ में हमने ये रिलेशन भी सीखा है, वो इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ भी सीखी है कि फोर्स हमारा रिड्यूस होता है बाय फैक्टर ऑफ के। अब इसी के ऊपर एक अभी जेडब्ल्यू 2023 में एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन हम करते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। एक और चीज़ बताना रह गया है, इसकी लिमिटेशंस, वो मैं पहले बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये मैं ऐसे ही रख रहा हूं ताकि अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको यूज कर सकें। ये जो टॉपिक है फोर्स, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, और उसकी जो वैल्यू बनेगी वो एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जितनी बनेगी। बच्चों यहाँ पे लिमिटेशन अगर देखी जाए ना कूलम्स लॉ की, तो वो क्या है उसके हम डिस्कशन कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट, it is applicable to only stationary charges. अगर हमारे चार्ज स्टेशनरी हैं तो हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह भी है कि अगर दोनों चार्ज मोशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर एक चार्ज रेस्ट पे है और दूसरा चार्ज मोशन कर रहा है फिर ये लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही है, ठीक है। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो लिमिटेशंस है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर। ये 10⁻⁻15 मीटर तक ही एप्लीकेबल होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कि 10⁻⁻15 तक ही क्यों? आगे की जो रेंज है 10⁻18 तक ये एप्लीकेबल रहेगा, फिर तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। लेकिन हमें पता है, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है तो हाइड्रोजन की रेडियस 10⁻15 आती है,
बाकी सारे न्यूक्लियस के आप -14 मान लो, तो उनके अंदर कौन रहते हैं? उनके अंदर किसका घर है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्जन लगा भी दे, लेकिन उनको साथ में कौन रखता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। हमने पढ़ा है 11th में ही कि हमारे टोटल 4 टाइप के फोर्सेस है, नेचुरल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसमें ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर ही है जो इनको साथ में जोड़े रखता है। इसीलिए ये लिमिटेशन आई कि ये ओनली कब तक एप्लीकेबल होगा? 10⁻⁻15 मीटर तक ही, न्यूक्लियस के बाहर तक ही एप्लीकेबल रहेगा। फिर तो डोमिनेंट कौन हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट हो जाता है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू अप टू डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 10⁻18 मीटर तक लगा पाएंगे। फिर तो बहुत वीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये हमारी लिमिटेशंस आपको याद रखनी है, 10⁻⁻15 मीटर तक ही लगेगा, ठीक है। और स्टेशनरी चार्जेस के लिए है, तो ये थोड़ा कूलम्स लॉ का जो लिमिटेशंस है वो हमें आइडिया रहना चाहिए। अब हम एक जेडबलई का क्वेश्चंस करते हैं जो इस टॉपिक के ऊपर आ चुका है। वैसे फोर्सेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है जेडबलई मेन 2023। क्वेश्चन जो हमारा था वो इस तरह से था, इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 are separated with a distance small d, दोनों के बीच की दूरी हम स्मॉल d ले लेते हैं, and placed in a medium of dielectric constant। ये हमारा इनिशियल लेवल है। अब देखो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, हमें ये पता करना है कि इक्विलिब्रियम में कौन से डिस्टेंस के लिए वो रहेगा, डिस्टेंस पता करना है नया वाला। ऑप्शन में लिखता हूं d√k, b d/√k हो जाएगा, c k/√d 1.5/√k। बच्चों ये हमने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें अब देखो कि दो जो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके बीच में पहले वैक्यूम है, तो हम लेंगे फोर्स इन वैक्यूम। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 d², d दूरी पे है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, देखो सॉरी, जब हमारे चार्जेस जो हैं वो डी सेपरेशन पे हैं मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो मीडियम में है तो मुझे यहाँ मीडियम भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ मीडियम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ के, ठीक है। तो ये हमने मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एयर में लेंगे फोर्स इन एयर, एयर में हम फोर्स लेते हैं वो मीडियम एयर डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, एयर इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 d², उसको हम डैश से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमें ऐसा बोला गया है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्टेंस, यानी d' जो हमने लिखा वो निकालना है, ओके। d' हमारा कितना आएगा, बिटवीन चार्जेस इन एयर फॉर द सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हमने मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया होता, अगर एयर होती तो कितना डिस्टेंस हमारा रहा होता, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ फोर्सेस। सर कंपेयर क्यों किया दोनों फोर्स को, तो कंपेयर इसीलिए किया बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ये रहा, बोला गया है कि फॉर अ सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम फोर्स के लिए
इसलिए हम दोनों को कंपेयर करना होगा हमें। तो F इज इक्वल टू एफ एर, Q1 Q2 ये हमारा मीडियम है, K 4πε0 d स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 d डैश स्क्वायर है। Q1 Q2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4πε0 कट जाएगा। तो दोनों डिनोमिनेटर में है तो मैं न्यूमरेटर में लिख सकता हूं क्योंकि बाकी सब वैल्यू कैंसिल हो गई। के डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे, मैं ये यहां लिख रहा हूं, तो डी डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी डैश इज इक्वल टू के अंडर रूट में आ जाएगा और डी डैश स्क्वायर डी। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो डी अंडर रूट के, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डी अंडर रूट के। अगर आपसे सॉल्व हो गया हो तो आपको बहुत ही अच्छे से आपका कंसेप्ट जा रहा है, अगर नहीं हुआ तो भी प्रैक्टिस करिए, कोई ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब कूलम्स लॉ के ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन और हम नीट का लेते हैं जो 2020 फेज 2 में हमें पूछा गया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 का। सर ये फेज 2 क्या है? तो बच्चों 2020 में हमारा कोविड था और जिन बच्चों को कोविड पॉजिटिव था उनकी वापस एग्जाम ली गई थी, वो पेपर जो है हमारा वो फेज 2 का पेपर है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो वो हम करते हैं। हाँ वो करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन when they are 1.6 angstrom apart is, देखो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता ही है 10⁻³ किलोग्राम इज इक्वल टू इसमें हमें जो वैल्यू बता रखी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ई की वैल्यू तो पता ही है, के की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा वो हमें बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन 10⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी है, आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। ओके अब मैं सॉल्व कराता हूँ आपको। देखो एक्सेलरेशन पता करना है, इतना तो पहली लाइन में पता चल गया कि एक्सेलरेशन पता करना है, और ऑप्शन से भी पता चलता है कि एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है। ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब अट्रैक्शन बोला तो हमें डेफिनेटली फोर्स लगाना पड़ेगा कूलम्स लॉ का, ठीक है। और दूरी दोनों की बता रखी है 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो पहले एक काम करो, डेटा लिख लो, तो आपसे फटाफट हो जाएगा। डिस्टेंस में बता रखा है 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस आता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है 9 10⁻31, बाकी भी डेटा बता रखे हैं लेकिन वो आपको पता ही होते हैं। तो फोर्स जो लगेगा एट्रैक्टिव फोर्स वो क्या लगेगा? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों में पता ही ये बेसिक फॉर्मूला के फोर्स लगता है तो F इज इक्वल टू एम आता है, F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि देखो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू भी आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन पता करना है इसलिए हमने एम ए ले लिया। के इलेक्ट्रॉन ई माइनस ही आएगा लेकिन मैग्नीट्यूड हमें तो पता करना है, और प्रोटॉन की वैल्यू भी, उसका जो चार्ज एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू जो है अब हमें पता करना है। ए तो ए को हम यहीं में बनाए रखेंगे, एम को नीचे ले लेंगे,
ए हमारा वहीं बना हुआ है, एम नीचे आ गया, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हम सबकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो के तो हमारा कितना है 9 10⁻⁹ ई 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 और जो मास है वो मास हमारा 9 10⁻⁻31 बता रखा है, ठीक है। और डिस्टेंस वो 1.6 एंगस्ट्रॉम है, तो 1.6 10⁻⁻10 1.6 10⁻⁻10। अब देखो कौन कौन सी चीजें कट जाएंगी, 1.6 को 1.6 काटेगा, 1.6 को 1.6 काटेगा, 9 को 9 काटेगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 9 10⁻⁹ -19 और ये -20 हो गए, ऊपर आएंगे +20 और ये -31 ऊपर आएगा तो +31। ये तो बेसिक पता है ना सबको कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में आता है तो माइनस का प्लस हो जाता है। अरे आप सिर्फ बता रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि सर इतना तो पता ही होगा ना, तो लेकिन बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है। a इज इक्वल टू, अब देखो हम इसको ऐड करते हैं, 31 + 20 + 9 9 और एक 10, ठीक है, 3 और 2 5 और एक 6, तो 60 और 19 38, तो कितनी वैल्यू आई 22 ऐड करेंगे तो 40 और 2 60, यस ये हमारा आंसर आ गया 10⁻22 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। ओके बच्चों, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम जो इसी फॉर्मूला के बेस्ड है। हम और क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं और किस तरह से हमारा अप्रोच रहता है उनको सॉल्व करने का। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे हर बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक और नीट का क्वेश्चन करते हैं, नीट 2017 का क्वेश्चन है। चार्जेस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के एकदम माइनर डिफरेंस है। एक जो डिफरेंस प्रोटॉन का मान लो Q1 लेते हैं उसको, क्वेश्चन बहुत लंबा है बच्चों तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। Q1 हमारा है E + ΔE, जो दूसरा चार्ज है वो -E है। बहुत ही माइनरली डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। अब वैल्यू जो बता रखी है प्रोटॉन का मास की वो 1.67 10⁻⁻27 kg है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनकी जो दूरी है वो d डिस्टेंस पे बनी रहनी चाहिए और फोर्स हमारे इस तरह लग रहे हैं कि दोनों प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वापस बता रहा हूं क्वेश्चन हमारा ये है कि पहला बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो टाइम ना जाए इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि Q1 हमारा E + ΔE चार्ज है, Q2 हमारा -E चार्ज है, दोनों एकदम नियर इक्वल टू तकरीबन सेम है। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है प्रोटॉन का मास, और क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया है कि चार्ज पार्टिकल हमारे इस तरह से बैलेंस्ड है, इस तरह से बैलेंस्ड है कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है यानी 1 कर रहा है। तो हमें यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, ओके हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ΔE का जो पावर आएगा वो कितने अमाउंट में आएगा, व्हाट इज द पावर, 10 पावर फाइंड करना है कि 10 का पावर हमारा कितना होगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पे, -23 कूलम, 10⁻⁻37 कूलम, C 10⁻⁻30 सॉरी -47 37 आ गया, 10⁻⁻20 कूलम। अब देखो बच्चों हमें ये पता करना है कि ΔE की वैल्यू किसके ऑर्डर में आएगी। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, नेट चार्ज फाइंड कर लेते हैं उसका। तो नेट चार्ज क्या आएगा, Q1 + Q2, ये हमने सीखा था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस में। तो E + ΔE -E, अगर किसको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस नहीं पता तो आप लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर देख के पता कर सकते हो। +E - E कैंसिल हो जाएगा तो Q नेट हमारा क्या आया
डेल्टा ई। तो ये हमारा Q1 इज इक्वल टू Q2 डेल्टा ई हो गया। अब दोनों फोर्स हमारे F इज इक्वल टू एफ जी सेम है, बैलेंस है, तभी तो दोनों स्टेबल रह रहे हैं। अब देखो एफ ई हमारा क्या आएगा यहाँ पे कि Q1 Q2 अपॉन डी डिस्टेंस लिया तो डी स्क्वायर, जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कैंसल के Q1 Q2 दोनों हमारे सेम है, ठीक है, Q1 और Q2, तो डेल्टा ई का स्क्वायर, दोनों सेम लिए हैं तो मास ऑफ हम प्रोटॉन ले लेते हैं MH या MP, MP का स्क्वायर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमें लाना है डेल्टा ई, तो डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी MP स्क्वायर अपॉन के, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा ई का स्क्वायर जी हमारा हो जाएगा 6.67 10⁻⁻27 सॉरी -11, MP हमारा होगा 1.67 10⁻⁻27, दो बार हम लिख लेते हैं क्योंकि उनका स्क्वायर है तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, और 9 10⁻⁹। बच्चों अब ऑप्शन देखो, राउंड ऑफ करने से भी हमें आइडिया आ जाएगा क्योंकि बहुत उनके जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बहुत दूरी पे है, तो ऑप्शन अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। इसको मैं ले लेता हूँ 7 -11, इसको ले लेते हैं 2, इसको भी ले लेते हैं 2, और 27 54 डिवाइड बाई 9 10⁻⁹। अब देखो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 बाई 9 10⁻⁻54 -11, और अगर 9 ऊपर आ गए तो वो हमारे यहाँ -9 हो जाएंगे। अब 28 बाई 9 हम करें तो 9 3 ज़ा फिर आएगा 0.1, तो 3.1 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, या 3 ले लो तो भी चलेगा, 3 ले लो। 10⁻, अब इसको हम ऐड करें तो 9 और 1 10 14 6 7 -74 आया। अब हमें तो डेल्टा ई की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। डेल्टा ई स्क्वायर का डेल्टा ई, 3 का रूट 1.7, अभी बताइए 1.73, और -74 का रूट कितना होता है 37, 10⁻⁻74 का रूट 37, ठीक है। तो हमें तो ऑर्डर चाहिए था कि कितने ऑर्डर में वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर आ गया कौन सा 10⁻⁻37, बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों कूलम्स लॉ पे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मेथड थोड़ी डिफरेंट है, तो पहले हम मेथड देख लेते हैं, फिर उसके मैं आपको एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ। और भी कूलम्स लॉ में वेक्टर फॉर्म हम पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारा अगला वाला लेक्चर रहेगा, ओके। और अगर चार्ज पार्टिकल हमारे इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम में हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर दो चार्ज रिपेल करें और एंगल बनाए तो एंगल वाले क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारे हम लेक्चर नंबर 3 में इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी हमारा जो देखो जो हमारा चार्ज है ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो न्यूट्रल, अगर स्फीयर न्यूट्रल अगर हमारा हो तो उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो चार्ज करने के दो तरीके हैं, एक हमारा है इंडक्शन मेथड, और दूसरा हमारा है कांटेक्ट मेथड, ठीक है। अब इंडक्शन मेथड में तो क्या है, मान लो कि हमारा स्फीयर न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है नहीं, मान लो +3 और -3 दोनों हैं, लेकिन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लास्टिक का रॉड ला रहा हूँ तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को रिपल करेगा, तो ये जनरली हमारा इंडक्शन मेथड है, ओके। अब मैं इनको ग्राउंड कर दूं तो ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें अभी डिस्कशन करना है कॉन्टैक्ट मेथड, क्योंकि कॉन्टैक्ट मेथड के ऊपर से जेई और नीट में हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा कॉन्टैक्ट मेथड के बारे में। सपोज कर लो कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्फीयर है, आइडेंटिकल स्फीयर जिनकी रेडियस कैसी हो, सेम हो, बिना रेडियस हो तो अलग फॉर्मूला लगेगा, रेडियस हमारी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो अगर दोनों की हमारी रेडियस सेम है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर मान लो 20 कूलम चार्ज है, ठीक है।
अब सपोज करो कांटेक्ट मेथड में क्या होता है कि जैसे मैं दोनों को कांटेक्ट में लाऊंगा, अगर हम दोनों के बीच में वायर कनेक्ट कर देंगे, चार्ज को बस बहाना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का, कंडक्टिंग वायर आया तो चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस तरह से अगर एक वाटर का टैंक है, पानी से भरा हुआ टैंक है, पूरा फुल भरा हुआ है, दूसरा टैंक खाली है, अगर मैं यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर रहा हूं तो पानी इसमें से इसमें आएगा, कब तक आएगा, जब तक दोनों के लेवल इक्वल ना हो जाते हैं। बस अगर आइडेंटिकल स्फीयर रहते हैं तो यही चीज अप्लाई होती है, दोनों के ऊपर जब तक चार्ज सेम नहीं हो जाता तब तक वो रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसमें नए चार्ज हमारा क्या आएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दो स्फीयर है तो डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 20/2 30/2, तो हमारे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 15 कूलम। ये हमारे चार्ज की वैल्यू आ गई बच्चों 15 कूलम। यानी दोनों के ऊपर जो नया चार्ज आया वायर कनेक्ट करने के बाद वो कितना आया, 15 कूलम 15 कूलम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं कॉन्टैक्ट मेथड में। ठीक है, तो मैं आपको दो क्वेश्चन करा के बताता हूँ, दोनों अलग अलग लेवल के हैं, तो आपको आइडिया भी आ पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करने हैं कॉन्टैक्ट मेथड में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। पहले क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें इसी तरह से दो स्फीयर हैं, मान लो, क्वेश्चंस लिख नहीं रहा पूरा डिटेल में, आपको दिखा देता हूं। मान लो जो फर्स्ट स्फीयर है उसके ऊपर पहले बिफोर कांटेक्ट 4 कूलम -4 कूलम चार्ज है, ठीक है, और दूसरे स्फीयर के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दूरी वो r है। ठीक है, ये 4 कूलम लेते हैं, ये -2 कूलम लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे चार्जेस हैं। अब कांटेक्ट में लाने के बाद, दोनों को कांटेक्ट में लाने के बाद, अभी कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में लाने के बाद कितना फोर्स लगेगा वो हमें डिफाइन करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, आर डिस्टेंस पे, लेकिन कांटेक्ट में लाने के बाद वापस फोर्स कैलकुलेट करना है। ऑप्शंस हमारे हैं F, F/4, F/2, F/8। तो पहले हम क्या करेंगे, बिफोर कांटेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। बिफोर कांटेक्ट, बिफोर कांटेक्ट कितना फोर्स लगेगा बच्चों दोनों में, तो फोर्स बिटवीन बोथ, उसको हम F लेते हैं। हमारा रेगुलर फॉर्मूला K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, R बिगड़ गया, R स्क्वायर, K Q1 हमारा 4Q है, Q2 हमारा -2Q है। यहां पे 4 टू जा 8 प्लस माइनस माइनस, ये माइनस क्यों आया, माइनस इसीलिए आया ताकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अब बच्चों मैं एक काम करता हूं, अगर मैं 8 को नीचे ले लूं तो ये हमारा हो जाएगा -KQ²/R²। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 बता दो। ये हमारा बिफोर कांटेक्ट आया। अब अगर मैं आफ्टर कांटेक्ट लिखूं तो आफ्टर कांटेक्ट, अब देखो दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2/2, एक के ऊपर हमारा 4Q है, दूसरे के ऊपर हमारा -2Q है, डिवाइड बाई 2, तो 4Q - 2Q हमारा हो जाएगा 2Q/2, तो चार्ज हमारा आया QQ। तो जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके ऊपर भी Q, इसके ऊपर भी Q, दोनों पे QQ। ठीक है, अब देखो न्यू फोर्स, न्यू फोर्स को है ना हम F' ले लेते हैं, वही हमें निकालना है। ओके, K Q1' Q2' ले लेते हैं इसको, Q' ही हमारा Q1' इज इक्वल टू Q2' है, वही हमारा Q है। Q1' Q2' डिस्टेंस तो हमारा सेम है, तो K Q1' हमारा कितना आया Q, Q2' हमारा कितना आया Q, तो KQ² हो गया अपन R²। अब देखो अगर हम इक्वेशन 1 का यूज करें तो ये हमें क्या दिख रहा है, KQ²/R² F/2। सर माइनस कहाँ चला गया, तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, माइनस तो सिर्फ यही डिफाइन करता है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। समझ आ रहा ना बच्चों, तो इस तरह से हमें नया फोर्स मिल गया F/8। ठीक है,
तो कॉन्टेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन में हमेशा ऐसे दो केस लेने होंगे आपको, बिफोर द कॉन्टेक्ट एंड आफ्टर द कॉन्टेक्ट। एक ऐसा ही नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं जो कि नीट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ गया। अब हमें क्वेश्चन लेते हैं। तो नीट 2019 में भी एक क्वेश्चन आया इसी मेथड के ऊपर। ये भी क्वेश्चन बहुत लंबा है बच्चों, तो मैं लिख नहीं रहा, आपको सिर्फ कंसेप्ट बताता हूँ। ये हमारा स्फीयर है जो कि प्लस क्यू चार्ज कंटेन करता है, और ये स्फीयर है जो कि माइनस क्यू चार्ज कंटेन करता है। दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें क्या करना है, इसके ऊपर से 25% चार्ज सेकेंड स्फीयर पे ट्रांसफर करना है। इसका जो चार्ज है उस पे से 25% चार्ज हमें इसके ऊपर ट्रांसफर करना है। अब ये चार्ज अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के बाद जो नया फोर्स आएगा सेम डिस्टेंस पे, पिछले वालों में डिस्टेंस हमने सेम रखा था, इसमें भी डिस्टेंस सेम रख रहे हैं। अगर सेम डिस्टेंस रख के 25% चार्ज यहां से रिमूव करके इस पे मैं डाल देता हूं तो नया फोर्स कितना आएगा वो पता करना है। ऑप्शन हमारे हैं 3F/16, सेकेंड ऑप्शन 16F/9, थर्ड ऑप्शन 9F/16 और DF। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी कंसेप्ट हमारा जो पिछली बार जो क्वेश्चन किया वही है। ठीक है, तो अब मैं आपको कराता हूं। देखो इसमें हमने क्या किया, पहले बिफोर कॉन्टेक्ट हम फाइंड कर लेते हैं। बिफोर कॉन्टेक्ट, पहले तो कॉन्टेक्ट जब नहीं है, डिस्टेंस हमने r लिया हुआ है सेंटर से सेंटर के Q1 Q2 अपन r² के Q1 हमारा कैपिटल प्लस Q वो माइनस Q। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस के Q² अपन r² हो जाएगा। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये कब की बात है, जब कांटेक्ट नहीं हुआ है दोनों का। यहाँ कांटेक्ट वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमें चार्ज को यहाँ से तोड़ के यहाँ पे जोड़ना है। ठीक है, तोड़ने और जोड़ने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो आफ्टर कांटेक्ट, सॉरी आफ्टर चार्ज इज रिप्रोसीजिंग। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि जो पहला चार्ज होगा उसमें पहले Q था, उसमें से 25% हम रिमूव कर रहे हैं, तो Q माइनस 25% ऑफ Q हमने कम किया तो उसमें से कम हो जाएगा। Q 25/100 ऑफ Q, ये 25 4 से 100 हो गए। Q1 डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q/4। एलसीएम तो आपको आता ही है 4Q माइनस Q 3Q/4। ये हमारा एक चार्ज आ गया, इस पे से चार्ज कम हुआ, इस पे ऐड हुआ, तो Q2 डैश Q, ये माइनस Q है हमारा, यहाँ पे 25% चार्ज बढ़ रहा है, 25% ऑफ Q ऐड हुआ, तो Q2 डैश माइनस Q प्लस 25/100 Q। Q2 डैश इज इक्वल टू माइनस Q 25 4 से 100 प्लस Q/4, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4Q प्लस Q/4, तो ये हमारा आ गया माइनस 3Q/4। ठीक है बच्चों, अब हमें फोर्स फाइंड करना है, तो देखो किस तरह से करूँगा, तो हम उसको कर लेंगे इस तरह से। नया फोर्स F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश अपन r²। डिस्टेंस तो हमारा वही बना हुआ है, K Q1 डैश हमारा कितना आया 3Q/4। ठीक है, Q2 डैश हमारा कितना आया माइनस 3Q/4, और डिस्टेंस हमारा वही है, तो F डैश इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस प्लस माइनस के Q² 4 4 16 अपन r²। लेकिन बच्चों हमें पता है कि माइनस के Q²/r² क्या है, वो तो F है हमारा पुराना वाला फोर्स, तो F डैश इज इक्वल टू 9/16F। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, 9/16F। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन।
जो नीट में आ चुका है। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट करेंगे और आपको आइडिया आएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें रेडियस डिफरेंट हो तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो होगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसमें मैं एक अगर रेडियस डिफरेंट हो तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी एक इंट्रोड्यूस कर दूंगा क्वेश्चंस। बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट फर्स्ट वाले लेक्चर में भी बतानी रह गई थी कि मैंने बहुत ही मेहनत करके नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो आप नीचे जो लिंक दी गई है ओके इंट्रोडक्शन में, वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक के थ्रू वो नोट्स पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा जो मेरा लेक्चर का कंटेंट है वो पूरा कंटेंट मैंने उसमें डाला हुआ है, तो वो आप अगर प्रैक्टिस करोगे उसका रिवीजन करोगे तो आपको बहुत ही डेफिनेटली बहुत ही हेल्प मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नए लेक्चर में, बाय बच्चों।